चल पड़ा, चल पड़ा। अच्छा, अब हम एक गेम खेलेंगे जल्दी से, ठीक है? उस गेम में मेरे पास एक क्लॉक है, मैं इस क्लॉक को दबाऊंगा और जल्दी जल्दी जवाब देने होंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी जवाब 1 मिनट के अंदर, ठीक है? आ जाओ। ये हो गई शुरू। तुम्हारा नाम क्या है? सुहेल अहमद, नफीस अहमद, समीउल्लाह, आसिफुल्लाह, शाहिद, नोमान। बाल बड़े करने अच्छा लगता है? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 ब्लू। कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई और 1 बहन। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? फुटबॉल, क्रिकेट। अच्छा खेलते हो? जी। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मेरे साथ उर्दू, मैथ, इंग्लिश। इंग्लिश। कौन से टीचर सबसे अच्छे लगते हैं? अजीज उस्ताद, अल्ताफ उस्ताद, अल्ताफ उस्ताद, अल्ताफ हुसैन उस्ताद, अल्ताफ उस्ताद, अल्ताफ भाई। और कौन सबसे ज्यादा मारते हैं? रहमत अली। रहमत अली। अब हम उन्हीं के साथ मौजूद हैं जो अरबी पढ़ाते हैं, रहमत अली साहब। यहाँ पर मैंने देखा बच्चे बड़े शरारती हैं वैसे स्कूल के अंदर, तो मारना तो नहीं पड़ता? नहीं मारना तो नहीं। अच्छा, थप्पड़ कौन मारता है? रहमत अली। रहमत अली। आपको पता है आप बच्चों के फेवरेट टीचर हैं, बड़ा आपसे प्यार करते हैं। जी जी। सबसे ज्यादा कौन सा उस्ताद पढ़ाई करता है? हिदा रुस्ता। जल्दी। शाहिद अशू साहब। नहीं, पिटाई की नहीं होती। जुबैर उस्ताद सर। जुबैर उस्ताद। कौन सा? साइंस पढ़ाते हैं? हाँ, मुझे पता है। नहीं सर, कुछ नहीं होता, इतना भी ज्यादा भी तो नहीं मारते हैं, 1 या 2 ही, हल्की फुल्की होती है, ज्यादा नहीं। अच्छा, और पिटाई के क्या कहते हैं? किस तरह मारते हैं? कान में रोड़ते हैं, उंगली में रोड़ते हैं, पेंसिल डाल देते हैं, क्या करते हैं? मुर्गा बना के स्टिक मारते हैं। मुर्गा बना के स्टिक मारते हैं। और क्या तरीका है? हाथ मोड़ते हैं। और कान में रोड़ते हैं। और क्या? मुक्के मारते। और स्टिक साथ में मारते। मुर्गा पर मारते। और लाते मारते। और पेड़ मारते। कान खींचते। और मुर्गा बना के मारते। और डंड पोजीशन पर मारते। डन पोजीशन क्या होती है? ओए, 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 तालियां। ओके बच्चों, खुदा हाफिज। मशहूर मुहावरे के मुताबिक हमारे स्कूल के टीचर्स माँ बाप से ये कहते हैं कि खाल हमारी, हड्डियां तुम्हारी। और वालिदैन को इस डील पर कोई एतराज भी नहीं होता। तो अब जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत पर। सूबाई हुकूमतें अव्वल तो इसे मसला ही नहीं समझती, और जो समझती हैं वो सिर्फ दीवारों पर वार्निंग्स और कहावतें लिख देने को ही काफी समझती हैं। लेकिन क्या इतना कर देना ही काफी है? ये फिजिकल जो पनिशमेंट्स है उसको ख़त्म करने के लिए इस वक्त पूरी जीबी के अंदर तकरीबन 500 सेंटर हमने स्कूल हमारे जो है चाइल्ड फ्रेंडली है, वहाँ उनको बाकायदा इसकी चीज़ की तरगीब दी जाती है कि इनको जो है फिजिकल पनिशमेंट आपने कतई नहीं देना है। बड़े अरसे से हर स्कूल की दीवार पे भी ये लिखा है, बल्कि वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर कोई फिजिकल पनिशमेंट या कॉर्पोरल पनिशमेंट की शिकायत होगी तो सीवियर मिसकंडक्ट शुमार करती है उसको सबसे बड़ी सज़ा दी जाएगी जो आदमी इसका मुर्तकिब होगा। कभी थाने में कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट किया गया हो जिसमें माँ बाप ने बच्चों को मारा हो या फिर उस्ताद ने बच्चों को मारा हो, उसको सजा हुई हो? वाक़यात होते बहुत ज़्यादा हैं, रिपोर्ट नहीं होते। जब रिपोर्ट हो जाते हैं तो जो पुलिस अफसर रिवायती सोच का मालिक है वो समझता है कि फैमिली अफेयर है और इसको हशप किया जाता है। इन वाक़यात को हशप करने या दबाने से जो सूरत हाल पैदा होती है उसे आप अपने इर्द गिर्द भी मुलाहिजा कर सकते हैं। बच्चों की बड़ी तादाद मार पिटाई के नतीजे में पढ़ाई से ही मुतनफ़िर हो जाती है और स्कूल छोड़कर भाग जाती है। मेरे क्लास फेलोज थे, बहुत ज़्यादा अच्छे क्लास फेलोज थे, मुझसे बहुत ही ज़्यादा ज़हीन थे। उनके अंडरस्टैंडिंग
टुवर्ड एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त थी। वो तमाम तालिब इल्म ज़िंदगी में मुझसे बहुत पीछे रह गए और उसकी मेन वजह ये थी कि वो उस्ताद की मार बर्दाश्त नहीं कर सके। वो बच्चे पढ़ ही नहीं सके, आगे नहीं निकल सके। तुमजो नालो छा है? मुझे सिकंदर। सिकंदर। और कितनी उम्र है? 11-12 साल। 11-12। तो यार सिकंदर इतनी सिंधी आती थी बस। मुझे बता के क्या हुआ, स्कूल क्यों छोड़ दिया, क्या करते हो? मुझे मास्टर मारते थे, मैं फिर छोड़ दिया। मास्टर मारते थे? किस तरह? थप्पड़? थप्पड़ और सोटी। तो अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मारता है इसको, को नहीं मारे? मैंने नहीं बताया। क्यों? तो सिकंदर बताता तो शायद तेरे माँ बाप उस टीचर को कहते कि नहीं मारो इसको। आप अगर किसी को थप्पड़ मारे, बच्चे को ह्यूमिलिएट करें, तो उसका सेंस ऑफ सेल्फ, उसका एतमाद, उसकी एस्टीम खत्म हो जाती है। वो कौन सा टीचर था जो मारता था? ये जो नया है नज़ीर। मुझे कहा क्यों आए स्कूल में, तुम पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। मैं चला गया, मुझे लाठ बुला रही, मैं चला गया। यही वाला? उस तरफ से देखेगा? यही है। यही वाला है? थोड़ा सा डांटते हैं। अच्छा जी सर। क्योंकि अम्मी अब्बू जो होते हैं वो तो लगा देते हैं जी सर। क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो मार नहीं पड़ती सर, थी। हम सिखाते हैं इनको, बाबा गोड मत करो। लेकिन जब इतना शोर करेंगे तो एक आध तो लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाती। ये सोटियां उलाड़ता है। ये हाथ नहीं लगाती। एक आध तो लगानी पड़ती है। नहीं सर। नहीं सर नहीं सर। अच्छा अच्छा। अभी किसने थप्पड़ लगाया? किसने लगाया, जल्दी बता। दिखा दे आगे। अच्छा, ये टीचर है? सिकंदर और उस जैसे बहुत से बच्चे स्कूल में पढ़ने वाली मार का जिक्र घर में इसलिए भी नहीं करते क्योंकि इस मार पीट का आगाज तो घर ही से होता है। माँ बाप तो सबके मारते हैं। घर में ज्यादा मार खाते हैं, स्कूल में नहीं खाते हैं। मोस्टली घर पे ही होती है। घर में मार बहुत पड़ती है। उस्ताद जो है कम मार अभी देता है। पाकिस्तानी कौम बगैर डंडे के काम नहीं करते। यहाँ इस सोसाइटी के अंदर मर्द को किस चीज करते हैं? जो मौला जट में हो, गंडासा हाथ में हो और आवाजें निकाल रहा हो। ये रोल मॉडल है मर्द का, जो 25 आदमी को लिटा दे एक मुक्के के साथ, दो चार मुक्कों के साथ। ये जो बच्चों की पिटाई होती है स्कूल में, तो ये होनी चाहिए उस्ताद जो मारते हैं बच्चों को कि ये अच्छा करते हैं। 2-4 डंडे कहाँ मारे? बस कहीं पर इधर। इसलिए मैं कहता हूँ शहजाद के पेरेंटिंग की क्लासेस हों, क्योंकि जहेज में तो किसी को किताब पेरेंटिंग पे मिलती नहीं है। ज्यादातर ये सही समझाता है, कहते हैं कि माँ बाप मार सकते हैं। तो क्या इस पर कोई लॉ है? पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ही सेक्शन 89, और वो ये कहता है कि अगर बच्चों की वेलफेयर में उनको मारा जाए, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो उन पे लगाई जाए और गुड फेथ में हो या लीगल गार्डियन की कंसेंट से हो, तो उसकी इजाज़त दी गई। वेलफेयर साबित करने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही बच्चे के दिमाग में ये बात बिठाई जाती है कि माँ बाप और उस्ताद की मारपीट असल में उसके अपने भले के लिए है, और बहुत से कामयाब लोग तो इसे अपनी कामयाबी की असल वजह गर्दानते हैं। सादिक, आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, CFO हैं, कैसा फील होता है, क्या लगता है किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंटेग्रल पार्ट प्ले किया आपको यहाँ पहुँचाने में? माँ बाप का जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक इट हैज़ प्लेड अ बिग रोल कि मैं अब तक यहाँ पहुँच सका हूँ। उनका जो प्यार है, उनका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन जो उन्होंने हमें दिया था, और जो उनकी डांट है, कभी कभी की मार भी है। आप सोचते हैं मार ने भी पार्ट प्ले किया है? जी बिल्कुल। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं मारा होता तो शायद मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं पहुँचता। फिर तो उनकी पिटाई करते रहना चाहिए ताकि आइंदा भी तरक्की करते रहे। अच्छा फार्मूला उन्होंने। एक दोस्त जो था, मेरे पेरेंट्स जो है वो समझते थे कि उसकी दोस्ती मुनासिब नहीं है, मगर उस उम्र में हमें कहाँ समझ में आती थी, तो हमने बड़ी कंटिन्यू की छुप छुप के वो दोस्ती। एक दिन पता चल गया और उस दिन मार पड़ी थी। अल्लाह का शुक्र है वो मार पड़ी, क्योंकि उस दोस्त का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले दो किस्म के वालिद। एक वालिद वो हैं जिनकी तरबियत में डिसिप्लिन भी है लेकिन प्यार भी है, और दूसरा वो है जो सिर्फ सोचता है, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में सिखाया जाता है कि मर्द वो है जो सिर्फ डंडा चलाए या जो अपनी हुक्मरानी करे। अब वो मेरे सारे दोस्त डिस्को जा रहे हैं, तो क्या मैं जा सकता हूँ उनके साथ? हैं? किस तरह की बात की तुमने? बेशर्म, बेहया, उड़ा दो।
यहाँ से तुम निकलो, तुम्हें आज के बाद इन नामुराद दोस्तों के करीब नहीं तुम जा सकते। तुम लोगों ने हमारा नाक काट दिया, मैंने तुम्हारी माँ को कहा था स्कूल में तुम्हें ना डाले। आज के बाद तुम सवाए गाड़ी में बैठ के स्कूल जाने और यहाँ आने के कहीं निकल चलोगे। और इस वक्त मेरी नज़र से हट जाओ, बदबख्त। अबू, मेरे सारे दोस्त डिस्को जा रहे हैं, तो क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? बेटा 14.5 साल की उम्र में डिस्कोज में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, अशिया मिलती हैं, तुम्हें पता है किस तरह की शराब और चीज़ें मिलती हैं। आपको पार्टी करनी है, मुझसे बैठ के बात करें, घर में पार्टी करें, बर्गर कोक सब कुछ लाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं, हेल्थी माहौल बने। लेकिन ये मैं इजाज़त बेटा नहीं दे सकता इस उम्र में। आप जैसे बड़े हो तब इस मौजूद पे बात हो सकता है। आपको लगता है आप अपने बच्चों की पिटाई करेंगे? करता हूँ कभी कभी ज़रूरी होती है। आई थिंक मार की ज़रूरत नहीं। मार तो लाइक ए न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? जो आपका भी इस्तेमाल नहीं होता। तो जिसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया उसने तबाही फैला दी ना जी। मार का खौफ हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने उसको थप्पड़ मार दिया वो कहेगा अगले दिन 1 खा लिया, 2 भी खा लेंगे, फिर 4 भी खा लेंगे। तो इट हैज़ नो एंड। आप पढ़े लिखे हैं, आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके माँ बाप 6 फुट 5 इंच होते हैं, तो हल्का सा उनका मारना भी जब वो मारते होंगे तो बच्चा कोने पे जाके गिरता होगा। तो इसकी लिमिट फिर कैसे डिफाइन करेंगे आपके? इतना मार सकते, इतना नहीं मार सकते? आई थिंक इस बात सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास भी। गुड फेथ की जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे की वेलफेयर के साथ लिंक्ड है। उसमें उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि आप कितना ज़ोर से मार सकते हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं। इनफैक्ट जो एक्सेप्शंस, जो अगर आप पूरा पीपीसी को उसकी स्कीम के तहत पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि जो एक्सेप्शंस हैं ये इस हद तक हैं कि आप किसी को जान से नहीं मार सकते, या आप किसी को ग्रीवियस बॉडली हार्म, जो टर्म हम यूज़ करते हैं, यानी सीरियस बॉडली नुकसान नहीं आप पहुंचा सकते। सो बाय इम्प्लीकेशन व्हाट इट सजेस्ट इज कि इससे कम आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि अगर आप सोचें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस्लाम के मानी है सलामती, लेकिन इस अमन और सलामती के मजहब के नाम पर मारपीट का जवाब पैदा किया जाता है। मैं मैट्रिक का कोई थीसिस कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था केमिस्ट्री के। वहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई तो सर ने मुझे मारा। मारने के बाद कहा मुझे बेटा ये डंडा जो आया छड़ी आई है जन्नत से आई है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिस हिस्से पर उस्ताद की मार पड़ जाती है तो क़यामत के रोज़ जहन्नम की आग तो क्या उस जगह पर जहन्नम का धुआं भी हराम है। इस तरह की कोई चीज़ मज़हब में नहीं है। मज़हब में तादीब के इख्तियारात जहाँ जहाँ दिए गए हैं वो अल्लाह की किताब में भी बयान हो गए हैं और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान कर दिए हैं। उसूल के तौर पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ सरकशी है जिस पर हमारे यहाँ सजा देने की इजाज़त दी गई है। वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो दोज़खी है कंफर्म? वो असल में ये कोई हदीस है से पहले? नहीं, ये कोई हदीस नहीं है। वो उसकी वजह ये बताते हैं कि हमने ऐसे ही पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ाएंगे। हमारे उस्ताद ने भी हमारे साथ यही किया था, ऐसी ऐसी जगह मारा था कि वहाँ आप दोज़ख तो क्या कोई आग भी नहीं टच कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने दीन की तालीम देने के लिए जो हिकमत अमली कुरान में बयान की है वो क्या है? वो ये है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। यही हिकमत अमली हमें बच्चों की तालीम में भी इख्तियार करनी चाहिए, यानी हम दानाई के साथ, हिकमत के साथ, इस्तिदलाल के साथ अपनी बात समझाएं। अगर हमें नसीहत करनी हो तो अच्छे तरीके से नसीहत करें। मेरे इस सफर और इस शो का एक बड़ा और बुनियादी मकसद लापता अफराद की बाजियाबी है। ये वो लापता अफराद नहीं है जिन्हें वापस लाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रही है, बल्कि ये वो लोग हैं जो हमारे स्कूलों से लापता हैं और गायब हैं। हमने इन लापता अफराद को वापस लाने के लिए डंडे की बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस मशीन को लगाने में हमें 2 तरह के रिएक्शंस का सामना करना पड़ा। पहले किस्म के प्रिंसिपल्स और टीचर्स तो वो थे जो बड़े खुश हुए,
اور ان کا کہنا تھا کہ اس مشین کے ذریعے ہمیں پورے پاکستان کو یہ بتانے کا موقع ملے گا کہ ہم کتنے ریگولر اور پنکچول ہیں. لیکن دوسری طرف کئی جگہ لوگ بہت غصے میں آ گئے اور ناراض بھی ہو گئے، جیسے کہ لاڑکانہ کے اس اسکول کے ٹیچرز. پہلے تو یہاں کے ٹیچرز نے جمع ہو کر ہمیں یہ مشین لگانے ہی نہ دی، اور کئی نے تو کافی دھونس دھمکی والا رویہ بھی اپنایا. لیکن بعد میں پرنسپل صاحب نے ٹیچرز کو آمادہ کر لیا، کیونکہ پرنسپل صاحب اچھے آدمی تھے اور چاہتے تھے کہ مشین لگے. پھر ہمیں اس مزاحمت کی وجہ سمجھ میں آئی جب ہمیں اس اسکول کے بچوں نے بتایا کہ کافی سارے ٹیچرز تو ایسے ہیں جنہیں آج یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. آئیے تو اب آپ کو مشین لگانے کے بعد اس اسکول سے جو ہمیں اٹینڈنس ریسیو ہوئی ہے اس کا انالیسس دکھاتے ہیں. ہم نے سردیوں کی تعطیلات کے بعد سے یہاں کی حاضری مانیٹر کرنا شروع کی. پہلی دلچسپ بات تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سردیوں کی چھٹیوں کے فوراً بعد یونیورسٹی امتحانات کے نام پر اس اسکول میں دوبارہ سے 1 مہینے کے لیے بچوں کو چھٹی دے دی گئی. حاضری کی صورتحال یہ ہے کہ کل 81 میں سے 6 ٹیچرز مستقل طور پر یعنی 100% غیر حاضر ہیں. 6 ٹیچرز ایسے ہیں جو 50% سے زیادہ عرصے تک غیر حاضر ہیں. تمام ٹیچرز روزانہ 15 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک لیٹ آتے ہیں. 45 ٹیچرز ایسے ہیں جو آدھے سے زیادہ اوقات میں وقت سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. 81 میں سے صرف 20 ٹیچرز ایسے ہیں جن کی حاضری 90% یا اس سے زیادہ ہے. اس اسکول کے ایک ٹیچر عبدالغنی صاحب یہاں کے دوسرے ٹیچرز کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو کراچی سے معلوم کروا لیا، کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے میں تو اس مشین پہ حاضری نہیں لگاؤں گا اور تم لوگ بھی نہ لگاؤ. لمپٹن کی تھم پرنٹنگ مشین نے ممکن بنایا کہ یہ معلومات ہم تک اور آپ تک پہنچ سکی ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیم کا کیا حال ہوگا. اور یہ بھی سوچئے کہ اس مشین کے لگنے سے پہلے کیا صورتحال ہوگی. پاکستان میں اتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، چائلڈ رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں، ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، کانفرنس بھی ہوتی ہیں، گورنمنٹ سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. ان سب سے میرا سوال یہ ہے، کیا انہوں نے ابھی تک اس چیز کو نوٹس نہیں کیا کہ پاکستان میں ایسا کوئی لا موجود نہیں جو بچوں پر تشدد اور مار پٹائی کو روک سکے؟ لا اس پر کچھ نہیں کہتا کہ اگر کسی کو ایسا بروز نہیں ہے جو میڈیکلی پروو کیا جا سکے، تو لا کیا کہتا ہے اس پر؟ وہ تھانے کا اور عدالت کا معاملہ ہے. یہ اس کی ریکوائرمنٹ سروس رولز میں سرے سے موجود نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا اس طرح کا کوئی لا اویلیبل ہے پاکستان سے باہر جہاں پر بچوں کو مینٹل ٹارچر یا فزیکل ٹارچر پہ پنش کیا جا سکے ٹیچرز کو؟ مغربی دنیا کے بیشتر ممالک میں سکولز میں جسمانی سزا کا سرے سے کوئی تصور نہیں، بلکہ کسی ٹیچر کا بچے کو مارنا قابل تعزیر جرم سمجھا جاتا ہے. جبکہ پاکستان میں تو اکثر اوقات ٹیچر بچوں کو مار پیٹ کر قتل بھی کر دیتے ہیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کوئی قانون پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے اور وہ منظور ہو، لیکن پھر سوال ہے صحیح معنوں میں اسے نافذ کرنے کا، اور اس کے لیے جو چیز چاہیے وہ یہاں پاکستان میں ہے نہیں. آپ کے پاس کوئی مؤثر معائنے اور جانچ پڑتال کا نظام نہیں ہے. بچے کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں. محبت، پیار اور معصومیت کے یہ پیکر ہمارا کل ہے، اور اپنے اس کل کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں آج کو بدلنا ہوگا. جسمانی سزا سے نہ صرف انکار کرنا ہوگا بلکہ واضح قانون سازی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. ہیومن رائٹس کے لیے تو لا ہے یہاں پر، اور اس پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، ٹاک شوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. بٹ کیا بچوں کے رائٹس کے لیے کوئی الگ لا ہونا چاہیے یا ہے؟ ایسا لا جو اکراس دا بورڈ بچوں کے لیے بنا ہو اسپیسیفکلی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کبھی آپ نے اس پہ کوئی کوشش کی کہ یہ لا چینج ہونا چاہیے؟ کوششیں ہوتی ہیں جی. 1990 میں پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز یونیسیف کے تحت ایک کنونشن آن پروٹیکشن آف چائلڈ ڈگنیٹی اس کو ریٹیفائی کیا تھا. یعنی پاکستان نے اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ کی تھی کہ ہم اس پہ لا بنائیں گے. 2010 کے اندر نیشنل اسمبلی میں ایک بل پریزنٹ کیا گیا، اور وہ بل اسپیسیفکلی ڈیل کرتا ہے کارپوریٹ پنشمنٹ کو. لیکن وہ بل بھی 2010 کا پریزنٹ ہوا ہوا ہے، اور اب آپ کا 2013 آ چکا ہے. پلس ان بٹوین جو ہے 18 امینڈمنٹ آ گئی ہے، جس سے سارے لاز جو ہیں پروونشل ایجوکیشن جو ہے پروونشل سبجیکٹ بن گیا. تو اور بھی چانسز اس کے کافی ڈیم ہو چکے ہیں کہ اب یہ لا بن پائے گا. آپ کو لگتا ہے بڑا ہرڈل کیا ہے اس کے اندر؟ کیا یہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، یا اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی ریلیجس ایشو ہے، یا یہ ایپتھی ہے کہ سیریس نہیں ہے؟ ایز اے سیڈ لا پریزنٹ کیا گیا تھا
اس کو آگے نہیں لے کے جایا جا سکا, تو آئی تھنک میجر جو بلیم ڈالا جا سکتا ہے وہ پولیٹیکل ول پہ ڈالا جا سکتا ہے, بیکاز ایسا نہیں تھا کہ انیشیٹو نہیں لیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل لا کے تحت ہم باؤنڈ ہے یہ کرنا. ایبسلیوٹلی, یونیسیف کی کنونشن ہم نے ریٹیفائی کی ہوئی ہے سنس 1990. انڈیا نے بھی ریٹیفائی کی, انہوں نے لا بنا دیا. افغانستان نے اس کنونشن کی بنا پہ لا بنا دیا. ان کے ہاں بچے آر مور پروٹیکٹڈ دین پاکستان. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمارے بچے بھی پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے. ایک ہوم ورک وہ ہوتا ہے جو بچوں کو اسکول میں دیا جاتا ہے. آج بھی ہم آپ کو ہوم ورک دے رہے ہیں, لیکن آج کا ہوم ورک ہے کارپورل پنشمنٹ پر. اور ایک نہیں بلکہ یہ 2 ہوم ورک ہیں. اور یہ 2 ہوم ورک ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہیں, بلکہ ہماری حکومت کے لیے, ہمارے لیڈرز کے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے. ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں, وہ لائر ہیں, انہوں نے یہ ڈرافٹ بنایا جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. سیکشن 89 میں ترمیم کی جائے یا اسے ختم کیا جائے. یونیسیف کے ساتھ 1990 کی ٹریٹی کے تحت بچوں کے حقوق کے لیے قانون سازی کی جائے. گھر اور سکول میں بچوں کو ملنے والی جسمانی سزا کو واضح طور پہ ڈیفائن کیا جائے اور اس ڈیفینیشن کے مطابق حدود مقرر کی جائیں. شکایات کے اندراج کے لیے آسان, شفاف اور مؤثر نظام وضع کیا جائے. اس مقصد کے لیے اسکول میں کمیٹیز, وزارت تعلیم کی سطح پر کمیٹیز اور خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے. اس ڈرافٹ کو میں پریزنٹ کر رہا ہوں 5 پروونس کے چیف منسٹرز کو, تاکہ وہ اس کو اسمبلی میں لے جائیں, لیجسلیشن کریں اور لا میں کنورٹ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرا کے کارپورل پنشمنٹ کو روکے اسکولوں میں, جس کی وجہ سے بچے اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا ہوم ورک میرے پیارے حکمرانوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کی پرائمری ایجوکیشن کے اندر, ان کے کریکلم اور سلیبس کے اندر ایسے مضامین اور ایسے سبق ڈالے جائیں جس میں ان کے حقوق کے بارے میں ان کو بتایا جائے, اور بتایا جائے کہ ان کے جسمانی اور ذہنی احساسات کو مجروح نہیں کیا جا سکتا, اور یہ اسکول کی روٹین کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو بتائیں نا, جب اسکول کا بچہ ہوم ورک نہیں کرتا تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہمارے حکمرانوں نے یہ ہوم ورک نہیں کیا تو اس کے نتائج ان کو الیکشن میں فیس کرنے پڑیں گے. اور یہ آپ انشور کر سکتے ہیں, ڈنڈے کے ذریعے نہیں, اپنے ووٹ کے ذریعے.